कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर अपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी सीरीज़ में हम चलते हैं क्लास 12th फिज़िक्स क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन। और उस सीरीज़ में आपके सामने हम लेकर आए हैं एक और अपना टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी जगह आता है, काफ़ी बड़ा भी है। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि कैसे करें, तो फाइनली निष्कर्ष निकला कि हम इसको 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको बनाते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। तो पहले पार्ट के अंदर हमने डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और टाइप लिया है। ठीक है, और अगले पार्ट में बाकी बचा हुआ पोर्शन लेंगे, डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक पावर ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक जगह रखा हुआ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये एक जगह लगा दिया जाता है, इसको वहीं पर लगा रहता है ये। दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, इंडक्शन भी है, सेल्फ इंडक्शन भी है, म्यूचुअल इंडक्शन भी है, फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन भी है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझाऊंगा इसमें आगे चल के, बट आप उसके लिए डिटेल वीडियोस के लिए वहां जाइए और प्रैक्टिकली करके देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से काम करता है। और बेसिकली क्या करता है ट्रांसफार्मर? टू कन्वर्ट इनपुट एसी वोल्टेजेस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। मतलब एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में। मींस कैसे? 220 को 440 कर सकता है, 440 को 220 कर सकता है। इट कैन चेंज ओनली एसी वोल्टेजेस टू एसी वोल्टेजेस। वैल्यू को चेंज करता है। द पावर ट्रांसफार्मर कैन आइदर इंक्रीज, या तो ये इंक्रीज करेगा स्टेप अप, या डिक्रीज करेगा स्टेप डाउन द इनपुट एसी वोल्टेजेस लेवल विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो पिछली वोल्टेज की है। वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं कि जो हमारे घरों में, डोमेस्टिक घरों में, जो हमारे होम्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? यस, सोचिए कितनी होती है? एग्जैक्टली सही, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो वही रहती है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। दिए गए टाइम में कितनी देर, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। However, it should be noted that transformer increases or decreases only AC voltages. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को समझ लें कि जो ट्रांसफार्मर है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, किसे? एसी वोल्टेजेस को। उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। स्पेशल मैंने इस बात को यहाँ पे हाईलाइट किया है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल नहीं करता, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। डज नॉट कन्वर्टेड इनटू एसी इनटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम है रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंटली समझ लें इस इतने से पोर्शन में से। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात समझ लें कि ये पावर को, जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेजेस को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा किसको? एसी वोल्टेजेस को। ठीक है, और लास्ट थिंग बहुत अच्छे से समझें कि जो ट्रांसफार्मर है डज नॉट कन्वर्ट एसी वोल्टेजेस टू डीसी वोल्टेजेस। एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ वोल्टेजेस को इंक्रीज या
डिक्रीज करता है, एसी वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायग्राम है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि अगर हम एक कोयल में वोल्टेज यहाँ पे लगाएं, हमने यहाँ V1 लगा दिया, V1 वोल्टेज लगा दी, और ये हमारे पास एक रिंग हो गई, ठीक है। इस रिंग में से जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि फ्लक्स दूसरी कोयल में से पास करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज, V2 वोल्टेज जो है वो इंड्यूस्ड होगी, और V1 वोल्टेज जो है वो दी जाएगी अल्टरनेटिंग सोर्स से। तो जब हम यहाँ से AC वोल्टेज इस पर देंगे तो यहाँ पर हमें AC वोल्टेज ही मिलेगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड होकर के मिलेगा। ये सेम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, और डिक्रीज भी हो सकती है, जो हमें V2 पे वोल्टेजेस मिलेगी। बेसिकली म्यूचुअल जो आपने इंडक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका कंसेप्ट दिखाया है इसके अंदर। एक और डायग्राम देखते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ट्रांसफार्मर होता क्या है, नॉर्मली आपने ये ट्रांसफार्मर देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। टीवी जो पुराने होते थे, रेडियोज़ होते थे, उन सब में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इवन आपका जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, काफ़ी अच्छी कोयलिंग होती है उसके अंदर। चार्जर होता है, उसके अंदर भी छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर भी छोटा सा ट्रांसफार्मर आपका लगा होता है। तो यहाँ देखिए इसने क्या कहा कि हमने, अब यहाँ एक चीज़ समझिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अब देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा थी, एसी वोल्टेज प्राइमरी कॉइल पर ज़्यादा दी और सेकेंडरी कॉइल पर हमें कम मिली। मतलब ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप कह सकते हो कि अगर ये 220 वोल्ट है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 110 वोल्ट के आसपास आपकी आउटपुट दे रहा है। जहाँ पर हमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ये आपका बेसिक ट्रांसफार्मर का जो एक डायग्राम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम आपके सामने ये है। ये इनपुट वेव्स है इसकी, आउटपुट वेव्स दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपने देखा होगा। जो इसके बीच में लगा हुआ है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये भी, इसको हम कोर कहते हैं। इसको हम NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। से उसको प्राइमरी इनपुट कह दिया, इसको सेकेंडरी आउटपुट कह दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द वेरी सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन। अगेन म्यूचुअल इंडक्शन की बहुत अच्छी वीडियो हमने डाल रखी है, इसके नोट्स भी हैं, आप PDF फॉर्म में हैं, आप वो ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, और आप पहले म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छे से समझें, तभी आपको ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। द फिनोमिना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कोयल एंड EMF इन द अदर कोयल कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली ये इन्होंने म्यूचुअल इंडक्शन की ही डेफिनेशन दे दी यहाँ पे कि चेंजिंग करंट इन वन कोयल इंड्यूस्ड EMF इन द अदर कोयल। देखिए यहाँ इस डायग्राम को देखिए, और ये पूरा ऐसे का ऐसा ही हमने फैराडे और हेनरी वाले एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। तो वहाँ पे भी आप जाके फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ वगैरह पढ़ सकते हैं उसमें। तो अब थोड़ा सा देखिए कि कह रहा है एक्चुअल में, यहाँ क्या कहना चाह रहा है प्रैक्टिकली। देखिए ये एक बैटरी है, ये हमने कॉपर वायर निकाल करके, तांबे की तार को निकाल करके एक रिंग बना लिया। जो रिंग बनी उसका एक हिस्सा एक तरफ जोड़ दिया और दूसरे हिस्से पर एक ट्रांजिस्टर की 3 लेग अटैच करी, ठीक है, और इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू दूसरे पोर्शन पे जोड़ दिया। तो एक पहली कोयल, इसको हमने कह दिया प्राइमरी कोयल, ठीक है, NP कह सकते हैं इसको, या N1 कह सकते हैं इसको। और फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ नॉन टचेबल है, कुछ भी टच नहीं हुआ यहाँ पे। डिस्टेंस देखिए इसके बीच में, ये डिस्टेंस रहेगी। और उसके बाद क्या किया, दूसरी कोयल को ऐसा सेम रिंग किया, और उसके दोनों पोर्ट पर हमने क्या किया, LED लगा दी। एक LED का पोर्ट ये लगा दिया, एक पोर्शन पे ये लगा दिया, और हम देखेंगे कि LED जल जाएगी जैसे ही हम इस कोयल को इसके नज़दीक लेकर आएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, पहले से बैटरी लगे होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस कोयल में इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है इस डायरेक्शन में।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ये कोयल इस मैग्नेटिक फ्लक्स की रेंज में आएगी, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और ये एलईडी जलने लगेगी। ठीक है, ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो इसने यही समझाया है, और बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। हमने फैराडे लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और डिटेल में आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लग रही है, यहाँ पे TION आना चाहिए था, वो चेक कर ली, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। तो देखते हैं, ट्रांसफार्मर हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। प्रैक्टिकल देखते हैं कहाँ पर है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया था पहले, और इसके अंदर इस तरह का कोर लगा होगा। ये है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसको अगर हम ऊपर के डायग्राम में समझने की कोशिश करें जो हम अभी करके आए हैं यहाँ पे, तो एग्जैक्टली जो ये वाली है ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन के पहले स्टेप में ये बात कही कि इसमें क्या है, कोयल में प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो एक प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हमने NP का नाम दिया है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हमने NS का नाम दिया है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम इसको N1 भी कह सकते हैं, इसको N2 भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल फर्स्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल सेकेंड। तो ये हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। सबसे पहले तो हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, देन ईच विद अ डिफरेंट और सेम, ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि या तो डिफरेंट होगा या सेम होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों तरफ सेम हो गई तो फिर ट्रांसफार्मर जितनी वोल्टेज इनपुट कर रहे हैं, अगर हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया, यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, ये इसकी बात कर रहा है। ये हमारी पहली कोयल है, ये हमारी दूसरी कोयल है। अगर दोनों की टर्न सेम हो गई ना तो सेम आउटपुट आएगा। तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि कभी सेम होती नहीं है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, कहीं ये ज़्यादा होगी तो कहीं ये ज़्यादा होगी। कब होगी, कैसे होगी, डिस्कस करते हैं इस पे भी। तो आप ये कह सकते हैं कि ईच विद डिफरेंट और सेम नंबर ऑफ टर्न्स टू डिटरमाइन द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या काम लेना है उससे हमने। वोल्टेज जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए, प्लस होके चाहिए जितनी में हमारे पास इनपुट पे है, कम चाहिए या हमें सेम चाहिए जितनी है उसमें। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपको 3 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट आ रही है घर में, तो क्या करोगे, उसको 3 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कम वोल्ट पे चलते हैं, कोई 12 वोल्ट पे चलता है, 12 पे, कोई 24 वोल्ट पे चल रहा है, कोई 5 पे चल रहा है, कोई 3 पे चल रहा है। तो उन सब को कन्वर्ट करने के लिए या कह सकते हैं कि वोल्टेजेस को चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की ही ज़रूरत पड़ती है। आगे, बोथ वाइंडिंग आर एम्बेडेड, या एम्बेडेड क्या है, फिक्स्ड इनटू द सरफेस ऑफ कोर। एक नया वर्ड आया, कोर। पहले कोर समझ लेते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि कोर का फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ। कोर, ये लेमिनेटेड कोर बोल रहा है, दिस इज कोर। आप देखेंगे तो ये अलग सा हिस्सा होता है, बिल्कुल अलग सा ये, और बहुत सारा होगा ये, 1 2 3 4 5, मतलब अलग अलग करके इसको पेस्ट करते हैं, इसके अंदर सटाते हैं। और इस कोर की खास बात होती है कि ये लेमिनेटेड होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और मैग्नेटिकली कंडक्टिंग होता है। इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से पास नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर किसी मीडियम से, ऑयलिंग से या पेस्टिंग से इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया जाता है। एक कोयल से दूसरे, एक कोर से दूसरे कोर में करंट पास नहीं करता। और इस डायग्राम में आप यहाँ देखेंगे ये कोर है आपकी, ये मैग्नेटिक कोर जो, सॉरी, इलेक्ट्रिक सॉफ्ट आयरन की कोर्स हैं जो आप देख रहे हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ये, और आप ये कोर देख पा रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ इसके प्राइमरी बाइंडिंग हो जाएगी, एक तरफ इसके सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लेमिनेटेड कोर, तो हम लेमिनेटेड कोर की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो बोथ बाइंडिंग आर फिक्स्ड इनटू द इन द कोर बट आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा दोनों के अंदर से। ठीक है, उनके बीच में कोई लिक्विड या कोई इस तरह की इंसुलेशन लगा दी जाती है, प्लास्टिक वगैरह की कुछ भी, जिससे वो एक दूसरे से
टच नहीं होते हैं, करंट पास नहीं होता है। द प्राइमरी वाइंडिंग इज एट द इनपुट एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग एट द आउटपुट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट होता है, जहां प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम इनपुट बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम आउटपुट लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ N1 और NP, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग को या N1 बोलते हैं या NP बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, N2 और NS, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स अगेन। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बट टू मेन कैटेगरी बेस्ड ऑन किस पर, ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर का काम है क्या, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम है AC वोल्टेजेस को हाई करना और लो करना। AC वोल्टेजेस को हाई करना या लो करना मींस 220 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना या उससे ज़्यादा में करना, या 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में उससे कम या उससे ज़्यादा में कन्वर्ट करना। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज रेटिंग इनपुट और आउटपुट के साथ, एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स उसके इनपुट आउटपुट में है वो बताएगा आपको कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आपको वहां से क्लियर होगा। बोथ द ट्रांसफार्मर टाइप आर यूज इन द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ट्रांसमिशन में यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइंस में, इंडस्ट्रीज में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन में कैसे यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से यूज़ हो रहा है। जब हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, उनके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया, दिस इज़ नॉर्मली ट्रांसफार्मर, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, एंड ये इसका ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर सकते हो, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर सकते हो, ये कोर की बात कर सकते हो, और जो कोर ये बीच में लगी हुई है एग्जैक्टली ये इस तरह से होती है। ठीक है, और लेमिनेटेड होती है। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक, अगला स्टेप। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। एज नेम इंडिकेटेड, बहुत सिंपल है इसको लर्न करना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो पहले हम स्टेप अप की बात कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर इनपुट से लेकर के आउटपुट पर वैल्यू को इंक्रीज करे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जो ट्रांसफार्मर इनपुट से हाई वैल्यू लेके आउटपुट पर लो वैल्यू ट्रांसफर करे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो ट्रांसफार्मर हमारे फ़ोन के चार्जर में लगा होता है या हमारे इन्वर्टर्स के अंदर लगा होता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर घरों में लगा होता है उसे हम स्टेप अप, घरों में तो नहीं लगता, आप कह सकते हैं कि घरों की सप्लाई देने के लिए आपने सड़क के किनारे रोड्स पर देखे होंगे, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम पढ़ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको 3 टर्न्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो लूप्स हैं वो 30 हैं, यहाँ पर जो लूप्स हैं वो 30 लूप्स हैं, और यहाँ पर जो लूप्स हैं वो 3 हैं। तो कितने कितने गुना बड़ी हैं, 10 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब आपका वोल्टेज भी 10 टाइम्स अप होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 300 वोल्ट का आउटपुट आएगा। अगर आप 100 वोल्ट डालेंगे तो आपके पास 300 वोल्ट का आउटपुट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल, या कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप कितना है। इसमें और क्लियर तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि इन्होंने नंबर नहीं बताया, तो आप जज कीजिए। चलिए हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं कितनी रिंग्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 रिंग्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो डबल भी नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि लगभग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 11 रिंग्स हैं, अगर यहाँ पे 16 रिंग्स होती तो हम कहते कि वैल्यू 2 गुना हुई है, और अगर हम यहाँ पे 100 वोल्ट भी अप्लाई करते तो यहाँ पे 200 वोल्ट हमें मिल जाता बहुत आराम से। बट यहाँ 11 है, बट फिर भी कहेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वैल्यू को बढ़ा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं वो कम है, नंबर ऑफ कॉयल्स कह सकते हैं, टर्न्स कह सकते हैं, टर्न्स इन द कॉयल, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है,
और वैल्यू को बढ़ा के ही देगा। तो मैंने मान लिया 11 की जगह 16 है और यहाँ पर 8 है, तो इसका 2 गुना होगा, तो 200 वोल्ट यहाँ पर आएगी। आई थिंक आपको ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। थ्रू दिस डायग्राम थोड़ा सा और स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टेप्स अप, क्या करता है स्टेप्स अप, ये एसी वोल्टेजेस को स्टेप अप बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेजेस इनटू हाई वोल्टेजेस, LV into HV, low voltage into high voltages, and high current to low current, करंट को लो रखता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। और AC सिग्नल ऑन द आउटपुट साइड, आउटपुट साइड पर अगर इनपुट साइड पर आप लो वोल्टेज हाई करंट देंगे तो आउटपुट साइड पर आपको हाई वोल्टेज लो करंट मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम इनपुट पर हाई करंट देते हैं तो आउटपुट पर लो करंट मिलेगा। The number of turns N1 of the primary coil in the step-up transformer is lesser than the number of turns N2 at the secondary winding। तो आप क्या कहेंगे, N2 स्टेप अप की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी कोयल है इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो लेसर कम होंगी। जैसा आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पे हमने 11 है, 16 माना है, या मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 30 है। तो इससे क्या हुआ, ये क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं प्राइमरी कोयल में वो लेसर होंगी। किससे लेसर होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। या आप सिंपली इस चीज से समझ लें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल N1 इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल N2, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन N2 इज ग्रेटर देन N1। द इंड्यूस्ड EMF E1, हमने माना कि EMF इंड्यूस्ड हुआ E1 एट प्राइमरी वाइंडिंग, वो भी लेस होगा किससे, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि EMF जो इंड्यूस्ड हुआ वो भी कम होगा, यानी कि जो वोल्टेज है आपकी इसके रिंग के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज भी कम रहेगी। अगर N1 कम है तो E1 भी कम रहेगी, लेसर होएगी E2 से या N2 जो भी आपके पास है इसके अकॉर्डिंगली। समझ गए, यानी कि अगर हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स के ऊपर, अगर हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स के ऊपर E1 जिसकी वोल्टेज को माना हुआ है वो भी कम रहेगी किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग E2 से। क्यों कम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स उधर ज़्यादा हैं तो वोल्टेज उधर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, एन इनपुट AC वोल्टेज इज फेड, इनपुट AC वोल्टेज फेड मतलब फीड किया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर according to law of Faraday electromagnetic induction, alternating current produce a varying magnetic field that induced an EMF in the windings। इसने फैराडे लॉ को ही बता दिया कि भाई जब हमने ना प्राइमरी कोयल्स के अंदर से करंट पास कराया तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और उसने सेकेंडरी कोयल्स के अंदर क्या किया, वोल्टेज इंड्यूस कर दिया। हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। जो पीछे डायग्राम हमने आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली एक बार फिर दिखा देता हूँ कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी डायग्राम में लगभग सेम चीज़ से ही बताई है हमने। ये चीज़ बता रहा है ये कि जब हम प्राइमरी कोयल में से करंट पास करवा रहे हैं तो सेकेंडरी कोयल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेजेस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वाइंडिंग रेशियो। वाइंडिंग रेशियो क्या होगा, N2 नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल इज इक्वल टू किसके होगा, V आउटपुट, जो आउटपुट की वोल्टेज आ रही है जिसे हमने E2 का नाम दिया था, हम E2 का ही नाम लेते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आएगा, E2 N डिवाइडेड बाय E1। तो इसी चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया कि N2 बाय N1 दैट्स ऑलवेज इक्वल टू V आउट बाय VI, वेयर V आउट जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज एट सेकेंडरी कोयल। तो जो ये वर्ड आया यहाँ पे V नोट, या हम इस कह सकते हैं VO है, एक्चुअल में V नोट भी नहीं है, ये VO है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज या वोल्टेज है सेकेंडरी कोयल N2, जो हमारे पास सेकेंडरी कोयल है वहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है, जिसको हमने पीछे E1 E2 नाम दिया। अब यहाँ देखें तो यहाँ हमने इसको E2 नाम दिया है और यहाँ पे E1 नाम दिया है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली सेम हेयर।
तो अगर हम इस रिलेशन का यूज़ करके वी नोट निकालना चाहें तो बहुत सिंपल है, वी नोट यहीं रह गया और वी आई इसके बाय में चला गया। तो देखें यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ कैसा हुआ इसके अंदर। ये देखिए N2 बाय N1 इज इक्वल टू VO बाय V1। हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो जो V1 है ये इधर चला जाएगा, N2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आएगा V1 इंटू N2 डिवाइड बाय N1 दैट्स इज इक्वल टू किसके, VO के या V नॉट के, VO ही कहेंगे इसको हम, VO के। तो उसी रिलेशन को कंप्लीटली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो आपके सामने देख रहे हो। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये जो आप ये रिलेशन देख रहे हो ये यहीं से बन के आया है, जो मैंने अभी अभी आपको करके बताया है, ठीक है। As a result of variation in number of winding turns, a higher AC voltage is seen at the output in step-up transformer। मतलब हमेशा ही ये ध्यान रखना, जो इनपुट वोल्टेज है उससे ज़्यादा होगी आउटपुट वोल्टेज। जैसा मैंने आपको भी बताया कि 3 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इधर 30 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया है तो आउटपुट के ऊपर 300 वोल्ट आएगा। तो अगर 300 आएगा तभी हम कहेंगे स्टेप अप है ना। वोल्टेज को जब तक बढ़ाएगा नहीं हम कैसे कहेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पर एक के रेशो बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं इसको हम, के रेशो को या ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या कंडीशन है और है क्या चीज वो, देखिए एग्जैक्टली N2 बाय N1 E2 बाय E1 V नॉट बाय V आई, वी आउटपुट बाय वी इनपुट कह सकते हैं। ये सब के इक्वल हैं। जो आपका N2 बाय N1 है ये भी के है, जो आपका E2 बाय E1 है ये भी के है, और जो आपका VO आउटपुट बाय VI इनपुट है ये भी के है। और इन सब का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए आउटपुट पर कुछ लेने के लिए। अगर ये 1 ही आ गया तो फिर तो कुछ नहीं बदला ना, सेम टू सेम रह गया। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम रही, जितनी सेकेंडरी में है उतनी प्राइमरी में रही, तो वोल्टेज ना स्टेप अप होएगी ना स्टेप डाउन होएगी। अगर वो स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होएगी तो वोल्टेज आउटपुट पर बढ़ेगी कैसे, अगर वो बढ़ेगी नहीं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा कैसे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपको एक न्यूमेरिकली थोड़ा सा करके बता देता हूँ। जैसे हमने अभी लिया था, हमने क्या कहा था, हमारी N2 जो है वो 30 है, हमारी N1 जो है वो 3 है। तो अगर मैं N2 बाय N1 निकालूं तो क्या निकलेगी, 30 बाय 3, काट लीजिए इसको, 1010। तो K की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 10। तो K की वैल्यू किससे बड़ी आई, 1 से, क्योंकि K की वैल्यू 10 आई है, 10 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो K की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, नहीं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं बनेगा। अगर कम आई तो स्टेप डाउन बन जाएगा, और अगर बराबर आई तो वो ट्रांसफार्मर ना तो स्टेप अप होगा ना स्टेप डाउन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहां पर ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजेस देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यूजेस। आपने ना ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे से खंबे बहुत देखे होंगे, पोल्स, ये इस तरह से। जब भी कभी ट्रेन में बस में सफ़र किया होगा आपने, ऐसे पोल्स देखेंगे, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, वायर्स जा रही है एक दूसरे के नीचे कनेक्ट होकर के ऐसे। ये क्या है, असल में ये हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, इनको हम HV लाइंस बोलते हैं, हाई टेंशंस लाइन बोला जाता है इनको। यहाँ पर वोल्टेजेस किसी में 11,000 है, किसी में 25,000 है, इस तरह से वोल्टेज, इतनी वोल्टेज के साथ पास ऑन होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी वोल्टेज आती कहाँ से है, भाई ट्रांसफार्मर से ही आती हैं। ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप कर देता है,
स्टेप अप करके हम उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अभी आपने ये भी सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, नंगल डैम पे बनती है जी, या किसी पावर प्लांट में बनती है। इलेक्ट्रिसिटी हम अपने आसपास तो कहीं बनते देखते नहीं होंगे। आप अपने शहर में देखिए, आपको लगता है कहीं इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। सोलर पैनल आ गया आजकल, वो सनलाइट से बना देता है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो तो बहुत दूर बनती है और वहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट करना पड़ता है थ्रू द वायर्स। तो इसलिए सबसे पहला यूज़, या व्हाट डज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डू या यूजेस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज टू इनपुट स्टेज द ट्रांसमिशन लाइन, जो मैं बता रहा था, स्टेप अप एंड इनपुट वोल्टेज, जो हमने पीछे भी ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी। तो दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसका यूज किया जाता है। इट enables द ट्रांसमिशन लाइन टू कैरी हाई रनिंग वोल्टेजेस। हाई रनिंग वोल्टेज मैंने आपको बताया, बहुत हाई वोल्टेजेस तक को ये सप्लाई कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रोवाइड हाई आउटपुट वोल्टेजेस देन इनपुट वोल्टेजेस। प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 220, 415, 11 kV, ये उनके प्राइमरी पर होता है। तो सेकेंडरी पर क्या होगा, 33 kV, ये 220 था, किलोवाट में आ गया यहाँ, तो मैक्सिमम 11 किलोवाट वोल्ट गया है, यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट। 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट। देखो यहाँ पर 11 किलोवाट था, वोल्ट था, यहाँ पर 400 किलो वोल्ट है। 220 किलो वोल्ट, यहाँ 220 वोल्ट इन्होंने मिनिमम दिखाया, 33 किलो वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कि पावर को हाई कर रहा है। एग्जैक्टली 33,000 वोल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। For example, generation station of 11 kV is step up to 20 kV और 380 kV effective transmission। ट्रांसमिशन के लिए कोई 11 kV का जनरेशन स्टेशन है तो वो क्या करेगा, वो उसको स्टेप अप कर देगा 220 वोल्ट या 380 वोल्ट तक ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन लाइन कैरीज हाई वोल्टेजेस टू प्रिवेंट लाइन लॉसेस विद इंक्रीज एफिशिएंसी। और वो हाई वोल्टेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो लंबी लंबी लाइंस हैं या दूर दूर से लाना पड़ता है, उसके लॉसेस को कम किया जा सके। स्टेप अप ट्रांसफार्मर फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन, कहाँ कहाँ मिलता है, एक्सरे में भी आपको मिलेगा, माइक्रोवेव्स में भी मिलेगा, ओवन में मिलेगा, इन्वर्टर्स के अंदर मिलेगा। इन्वर्टर्स का भी उठा के देखना, ऊपर का पोर्शन बहुत भारी होता है, वो रीज़न उसमें वो जो कोयलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हमने स्टेप अप करना होता है वोल्टेज को। पावर प्लांट्स में मिल जाएगा, सब स्टेशंस में मिल जाएगा, इन सारी जगह आपको इनका यूजेस मिल जाता है। तो एक ना क्वेश्चन बहुत देर से दिमाग में आ रहा है, आज पूछ ही लेता हूँ इस टाइम पे उसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे घरों में, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ काम करने के लिए, यस बन गई है। जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो हमारे घरों की सप्लाई देने के लिए लगा होता है, खंबे के ऊपर, आपको दिखाता हूँ इसमें, एक खंबे के ऊपर ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर इसके ऊपर, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर 10 घरों का लोड था, 10 घर इस पे चल रहे थे, तो लोगों ने और घर बना लिए, वहां पे 20 हाउसेज और बना लिए, मतलब टोटल 20 हाउस हो गए, 10 और बन गए, तो इस पर लोड डबल हो गया। जब इस पर लोड डबल हुआ तो क्या किया जाएगा, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कैसे बढ़ेगी, मतलब जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है वहां से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे या ट्रांसफार्मर के साथ कुछ करेंगे। एक क्वेश्चन है, आप सोचिए, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, और तब तक आप इसको सोच सकते हैं, पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आप इसका आंसर ढूंढ पाते हैं। चलिए अगला लेते हैं हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेम रिवर्स हो गया, यहाँ पे 30 रिंग्स हैं, यहाँ पे 3 रिंग्स हैं, 3 गुना स्टेप डाउन कर दिया 3 मल्टीपल में। मतलब अगर यहाँ पे 300 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसको 300 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 टाइम्स स्टेप डाउन हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, नंबर ऑफ कोयल्स इन प्राइमरी कोयल्स जो हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल वो इंक्रीज कर दी गई हैं, सेकेंडरी कोयल में डिक्रीज कर दी गई हैं। स्टेप अप का ठीक उल्टा आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो रिंग्स हैं वो काफ़ी कम है, तो ये भी स्टेप डाउन हुआ है।
इसको भी काउंटिंग चाहो तो कर लीजिए आप। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जा रही है, इसमें से क्रॉस हो रही है, और यहाँ से तो हम एसी इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड पे मिल रहा है। NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड NP इज ऑल्सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टेप डाउन, मतलब एग्जैक्टली स्टेप अप का उल्टा है, तो ज़्यादा चीज़ें हम इसमें उलझेंगे नहीं, फास्ट ट्रैक पे निकालेंगे थोड़ा सा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टेप डाउन करता है एसी वोल्टेजेस को, स्टेप अप कर रहा था वो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है किसको, हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस में, हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस में, और लो करंट को हाई करंट में एसी सिग्नल के अंदर ये आउटपुट पर कन्वर्ट करता है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 in the primary coil in a step down transformer is more than the number of turns in secondary coil, यानी कि N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, देन द EMF इंड्यूस्ड E1, और उसी तरह से अगर N1 में टर्न ज़्यादा है तो E1 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसा हमने दिखाया कि हमारे जो प्राइमरी साइड है उस पर 300 वोल्ट थी, और जो सेकेंडरी साइड है उस पर हमने कितनी 30 वोल्ट ली। ठीक है, तो E1 की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, और स्टेप डाउन के केस में बड़ी रहेगी E1 की वैल्यू, स्टेप अप के केस में E2 की वैल्यू बड़ी रहेगी। एन AC वोल्टेजेस इज फीड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन में AC वोल्टेजेस डालेंगे तो स्टेप डाउन करके आपको दे देगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट प्रोसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन EMF इन द वाइंडिंग। सेम लाइन रिपीट कर दी फैराडे लॉ के, एज सच बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी इसके अंदर, सेम चीज को रिपीट कर दिया जो हमने स्टेप अप में पढ़ा था। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्टेप अप में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एंड सेम थिंग इज दैट कि जो V इनपुट है वो बड़ी होगी किससे, V आउटपुट से, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी में ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो V1 वोल्टेज है यहाँ पे ज़्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी, तो ये ग्रेटर देन होगा। एंड डिज़ाइन में सेम बात वही जो K1 की बात हुई थी, हमने पिछले वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा था कि N2 बाई N1 E2 बाई E1 V0 बाई VI ये अब 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अभी हमने लिया कि जो N2 है हमारे पास उसमें 3 टर्न हैं। ठीक है, और जो N1 है हमारे पास उसमें 30 टर्न्स हैं। तो अगर इसको कट करेंगे तो 0 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.1 आएगी, जो कि 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 रहेगा। तो K की वैल्यू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में छोटी होनी चाहिए 1 से, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, जो कि हमेशा स्टेप डाउन के केस में 1 से कम रहेगी और स्टेप अप के केस में 1 से ज़्यादा रहेगी। क्या, ट्रांसफार्मर रेशियो। यूजेस पढ़ लेते हैं फटाफट इसके। What does the uses या to do transformer? Step down transformer provide the lower voltages than input voltage. जितना इन करोगे उससे वोल्टेज को कम करके देगी, जैसे मैंने बताया 300 को 30 करके दे रही है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 30 थी, यहाँ पे 3 थी। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल्स। और आप देख सकते हैं जो वो हाई वोल्टेजेस हाई लाइन से आ रही थी, इसको पावर स्टेशन पे जा करके क्या कर सकते हैं, इसको डाउन कर देते हैं, और डाउन करके क्या करते हैं, इन्हीं वायर्स के थ्रू डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भेज देते हैं, जो सप्लाई आप घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, शॉप्स में, कमर्शियल एरियाज़ में आप लोग देखते हैं। ठीक है, वो सप्लाई आपको दिख जाती है। डिवाइस यूज इन द आउटपुट स्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेजेस। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन करता है किसको, जो वोल्टेजेस ट्रांसमिशन में हाई होकर के आई हुई हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के किया जाता है हाई टेंशन लाइन पर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और जब वोल्टेज को डाउन किया जाता है या रिसीव किया जाता है पावर स्टेशन पे, पावर सब स्टेशन पे, तो वहाँ पर उसको रिड्यूस किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। The high voltage from the transmission line passes through the step down to safety reach homes and commercial areas। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेफली होम्स और कमर्शियल एरिया में
प्रोवाइड करा देते हैं। द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फाइंड देयर एप्लीकेशन इन मेन अडेप्टर्स। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टेप डाउन का अडेप्टर्स। क्या होते हैं अडेप्टर्स? मोबाइल चार्जर जो वोल्टेज को डाउन करे, लैपटॉप का जो चार्जर है वो भी अडेप्टर कहलाता है, मोबाइल का चार्जर अडेप्टर कहलाता है, सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो पावर सप्लाई आती है उसी भी अडेप्टर कहा जाता है, सीडी प्लेयर के अंदर भी अडेप्टर लगता है, वेल्डिंग सेट में भी अडेप्टर्स लगते हैं, जो मशीन्स हैं टेलीविजन्स के अंदर भी आपका ट्रांसफार्मर लगता है जो स्टेप डाउन करता है, डोर वेल के अंदर लगता है। मतलब जो भी आप डोमेस्टिक में मोस्टली चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें वोल्टेज को डाउन किया जाता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ही किया जाता है। एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो क्या है। फास्ट ट्रैक पे ले लेते हैं इसको भी। जितना पढ़ा उसी को समराइज करना है और डिफरेंसेस की बात करेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर। डेफिनेशन लेते हैं सबसे पहले। स्टेप अप की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज एट प्राइमरी वाइंडिंग इज लो वाइल द वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग इज हाई। सेम बात को रिपीट किया और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे हाई होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग पे लो होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें, करंट एट प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा? हाई होगा। उसमें कहना हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट, हाई करंट को लो में करता है। और करंट एट सेकेंडरी इज लो, यहाँ पे उसका उल्टा होगा। प्राइमरी करंट जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पे करंट लो होगा और जो आपकी सेकेंडरी है वहाँ पे करंट आपका हाई होगा। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल्स के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो लेस होंगी, कम होंगी, और यहाँ पे क्या होंगी? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स लेस होंगी, प्राइमरी में ज़्यादा होंगी। ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड एट आउटपुट स्टेप अप ट्रांसफार्मर 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी है और इससे भी ज़्यादा बड़ी कह सकते हो। जबकि यहाँ पे वोल्ट्स की बात होती है। हमारा चार्जर 3 वोल्ट पे चलता है भाई, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 110, 220, 440 जनरली ये हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्टेप डाउन किया जाता है। डायमेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात करें द प्राइमरी वाइंडिंग इज लार्जर इन साइज made up of thick insulated copper wire. The secondary winding is large in size and made up of thick insulated copper wiring. वायरिंग लगभग दोनों में सेम रहती है, बस यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, यहाँ सेकेंडरी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अगला स्टेप एक्सप्रेशन और रिलेशन। तो ये हमने बहुत अच्छे से अभी पढ़ा है कि N2 N1 से बड़ा होता है तो V2 भी बड़ा होगा, बट I2 छोटा होगा I1 से। सेम N2 बड़ा होगा N1 से, V2 छोटा होगा V1 से, एंड I2 बड़ा होगा I1 से। एप्लीकेशन की बात करते हैं, पढ़ चुके हैं वैसे हम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा है कहाँ पे? एक्सरेज में, माइक्रोवेव्स में, ओवन्स में, इन्वर्टर्स, पावर प्लांट्स एंड सब स्टेशंस में। ट्रांसमिशन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अडेप्टर, सीडी प्लेयर, वेल्डिंग मशीन, टेलीविज़न, डोरबेल और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है या सब स्टेशन है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। आप सिर्फ डिफरेंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा लंबी हो गई है, मैंने बहुत कोशिश की छोटा करूं, लेकिन मुझे लगा कि कम शब्दों में बताना और नॉलेज को एलेबोरेट ना करना शायद गलत होगा, तो मैंने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाएँ उतना बताया गया है। अब उस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया था। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे घरों में यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर पहले 10 हाउसेस का लोड था, फिर 20 का हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर पे क्या करना पड़ेगा? इसकी वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? तो नहीं भाई, वोल्टेज को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अक्सर सुना होगा हाई लोड की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया, वो इसीलिए फूका। कुछ नहीं करना आपको, जो ट्रांसफार्मर है वो हाई लोड का ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? क्योंकि जो ट्रांसफर यहाँ लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, उसमें सेकेंडरी कॉइल्स में 10 की ही अलाउड है, और अब जब 20 वाला लगाएंगे तो उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसफार्मर थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा, ठीक है, जिससे आउटपुट पर वोल्टेज और ज़्यादा आएगी। तो उसको कुछ भी वहाँ से पीछे वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बेसिकली ट्रांसफार्मर को चेंज करना है और वहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्लेस करना है जो वोल्टेज को बढ़ा सके, जिसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग है,
जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक डायग्राम लेते हैं डायग्राम, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। वैसे तो उसमें पहले ही बहुत को समझाया हुआ है, ट्राई करते हैं। ये जस्ट मैंने क्या कहा, अभी हमें यहाँ पे 200 वोल्ट मिल रही है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ 100 वोल्ट की सप्लाई थी, 200 मिल रही है। अगर मैं इस वाइंडिंग को 16 से बढ़ा करके 32 कर दूं, 32 रिंग्स कर दूं यहाँ पे, ठीक है, 32 रिंग्स, तो कितना हुआ, 3 गुना बढ़ गया। ये वोल्टेज कितनी आ गई, 300 वोल्ट आ गई, ठीक है। सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें बढ़ जाएगी इससे वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये ट्रांसफार्मर और उसके टाइप्स की वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है शंकर सर और आप इसको ज्वाइन करने के लिए अगर नहीं मिल रहा तो सर्च कर सकते हैं @OHM इंस्टीट्यूट पे। एंड टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय शंकर सर, लिंक है टेलीग्राम का t.me शंकर सर 1। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू रियली लाइक, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं। और इस बार फिर से आपकी बार 95 पार 90 पार का नारा लेके चल रहे हैं हम लोग अपने फिजिक्स के एग्जामिनेशन में, और यकीनन हम लोग पार करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।